हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में आज हम कंप्लीट कराएंगे आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसके लक्षण या गुण क्या होते हैं, इसके उपयोग अनुप्रयोग क्या होते हैं। यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी को आज पूरी तरह से हम फिनिश कराएंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है आपका जो 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है एनसीईआरटी बेस्ड आपका सिलेबस चल रहा था, तो उसमें लेसन थ्री का यदि मैं नाम बताऊं तो विद्युत रसायन लेसन 3 का नाम है, जिसकी ये छठी वीडियो है। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड की थी वो देखी है या नहीं देखी है उससे मायने नहीं रखता है, लेकिन इससे पहले वाली 2 वीडियो जरूर देखनी है, तभी ये ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक क्वेश्चन, आप बिर करते रहते हो कि सर हम तो ये बिहार बोर्ड से या एमपी बोर्ड से या राजस्थान बोर्ड से, मैं बताना चाहता हूं कि ये हिंदी बोर्ड के प्रत्येक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी हिंदी बोर्ड के लिए जो कॉमन सिलेबस है वो करा रहा हूं मैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं लेने का है, ठीक है। चाहे वो यूपी बोर्ड का है, चाहे वो स्पेशल एमपी बोर्ड का है, आपका बिहार बोर्ड का है, किसी भी बोर्ड का है, ठीक है। तो देखिएगा, हम पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी समझते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी से पहले हमने आपको स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि इनको आप जान लोगे तो फिर इस विद्युत रासायनिक श्रेणी को पढ़ने में और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। जैसे कि आपका क्या कारण होता है कि जो निकिल के बर्तन में है, निकिल के बने बर्तन में HCl को नहीं रख सकते, यानी कि निकिल के बने बर्तन में HCl विलयन को क्यों नहीं रख सकते, इसका कारण आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी से। क्या कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालेंगे तो क्या होता है, देखिएगा ये कॉपर सल्फेट का विलयन है और इसमें हम जिंक की छड़ डालेंगे तो जिंक की छड़ घुल जाती है। इसमें क्यों घुल जाती है, इसका कारण कौन देता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसको क्यों नहीं, या यूं कहिएगा जिंक के बने पात्र में हम CuSO4 का विलयन नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, इसका कारण देती है विद्युत रासायनिक श्रेणी बताती है, ठीक है। और आपका ये जो बर्तन है, यानी कि ये किसका, निकिल का बना हुआ है, तो इसमें HCl नहीं रख सकते हैं, क्यों, बहुत सारे कारण होते हैं। तो इन सभी का, लोहे के बर्तन में जब पानी रखते हैं तो उसमें जो एक पदार्थ सा आ जाता है, उसको रात को पानी भर के रख दीजिए लोहे की बाल्टी में, सुबह को देखोगे तो वो क्यों, आपने देखा होगा लोहे की कढ़ाई है उसमें पानी रख देते हैं तो एक अजीब सा ऊपर पदार्थ है, तरल पदार्थ जैसा आ जाता है, क्यों आ जाता है, वो क्या है और क्या किस कारण से आता है, इन सभी का आंसर कौन देते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो पहले उसको विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझना, उसके बाद में धीरे धीरे करके हम समझाएंगे आगे वाली बात की, इनको सभी को एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। पूरा देखना लास्ट तक, ठीक है। चलो स्टार्ट। वैद्युत रासायनिक श्रेणी से पहले हमने आपको क्या चीज पढ़ाई थी, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ाया था, मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ाया था। और मानक इलेक्ट्रोड विभव हम किस तरीके से ज्ञात करते थे, SHE के द्वारा। SHE, जिनको इसकी फुल फॉर्म नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्या है इसका नाम, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसका काम क्या होता है, आपने पहले देखा था, इसका हमने काम क्या बताया था, यानी कि किसी भी, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये कोई धातु का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, धातु की छड़ है, धातु का इलेक्ट्रोड है, और इसका हमें विद्युत वाहक बल या मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे भाई। अकेले इसमें एक तार होगा, जैसे मान लीजिए ये है और अकेला इसको हमने एक तार से जोड़ दिया, क्या इस अकेले का आप विद्युत वाहक बल ज्ञात कर पाओगे, आप कहोगे नहीं। तो इसका विद्युत वाहक ज्ञात करने के लिए हम दूसरे इलेक्ट्रोड की सहायता लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। आप कहोगे सर हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही क्यों लिया, कोई और भी तो ले सकते थे। तो हम बताएंगे कि ये इसलिए लिया क्योंकि इसका जो मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव, अर्थात मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, इसका कितना होता है, 0 होता है। तो इसलिए इसका जो, अब हम इन दोनों को एक विभव मापी के साथ जोड़ देंगे तो इन दोनों का जो विभव आएगा, जैसे मान लीजिए 2.5 वोल्ट आया, तो आप कहोगे कि सर ये 2.5 वोल्ट जो आया है ये सिर्फ और सिर्फ इस धातु का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो दूसरा जो SHE लगाया है, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया होता है, तो उसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो 0 होता है। इसीलिए जो भी आएगा वो इसी चीज का आएगा। तो इसलिए हम अकेले का कभी माप नहीं सकते, तो उसके लिए दूसरा इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे में हाइड्रोजन ही इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, ठीक है। ये थोड़ा पुराना रिवीजन हो गया, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि जो इलेक्ट्रोड विभव, ऐसा समझिएगा कि अब हमने बहुत सारे इलेक्ट्रोड विभव निकाल लिए, यानी कि इस मानक हाइड्रोजन विभव की सहायता से हमने बहुत सारे इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करे, A, B, C, D, ठीक है, और ये E, ये हमारे पास में तत्व हैं
इसका मान लीजिए आपका 1.2 वोल्ट आया, ठीक है, ऐसा समझिए 1.2, इसका प्लस में आया, इसका 1.4 आया, इसका माइनस 0.4 आया, इसका प्लस 1.04 आया और इसका माइनस 0.2 आया, 2.5 आया, ठीक है। तो अब आपको इसको एक क्रम में लगाओ, क्या लगाओ, क्रम में। यदि मैं कहूं कि ये आपके बहुत धातु हैं, ए बी सी डी ई, ये धातु हैं और इनका आपने क्या निकाल लिया, मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लिया। उसके बाद में मैंने क्या कहा कि इनको आप अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लगाओ। तो मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए सबसे ज्यादा किसका है, 1.4 यानी कि बी का है, कितना 1.4 है। फिर उसके बाद में किसका है, आपको दिखाई दे रहा है 1.2, ए का है 1.2। अब फिर उसके बाद में इसका है डी का है, कितना है 1.04 है। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आपसे मैं कहूं कि इनमें सबसे ज्यादा कौन सा है, देखिएगा ये आपका 0.4 का मतलब क्या है, 0.40 यानी कि 0. ऐसा समझिएगा थोड़ा सा 40, ठीक है, और ये 0.25 है। तो आप में से कितने लोग कमेंट करके बताओ, वीडियो को रोकना। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, इनमें ये माइनस का, ये माइनस का है, तो इनमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। सिंपली मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चलो ये मैं कह रहा हूँ, ये -5 है और ये -2 है, इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, ठीक है। तो आपको ये कमेंट करके बताना है। तो मैं आपको, आप कमेंट करना रोकना वीडियो को, तो बताइए, ठीक है। तो अब बताते हैं हम कि इसमें देखो ध्यान से समझ लेना, जो प्लस में जो संख्या बड़ी होती है वो तो बड़ी होती है, लेकिन माइनस में इसका उल्टा हो जाता है, जो संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही ज्यादा छोटी होती है। तो इसमें ये चीज बड़ी है, समझ में आ गई, और ये चीज इससे क्या है, छोटी है। समझ में आ गई बात, -5 ज्यादा छोटी है, क्यों, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिएगा ये 0 होता है, 1, ये 2 और ये 3, इस तरीके से। इधर क्या आएगा, -1, -2 और ये -3, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये देखिएगा, ये -2 तो ये यहाँ पर आ रही है, ये यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ से और -5 और इधर आएगी, जैसे 4 हो गया ये, और ये -5, ये -5 यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई। तो देखना जरा, ये -2 यहाँ पर आई, तो मतलब क्या हुआ, ये इसके ज्यादा पास आ रही है, लेकिन ये ज्यादा दूर है, यानी कि ये ज्यादा बड़ी संख्या हो गई, यानी कि ये ज्यादा दूर होगी, ये पास आ गई, ठीक है। तो मतलब कौन सी है ये, और देखना जरा ऐसे, इधर क्या बढ़ेंगे, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, इधर बढ़ते हैं हमेशा। तो देखिएगा इससे बड़ी ये, 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 इस तरीके से बड़ी संख्या होती है, यानी कि इधर की साइड में सभी प्लस बढ़ती जाती है संख्याएं। तो ये कम है, ये ज्यादा है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें कौन सी ज्यादा होगी, ये आपके देखना जरा, ये कम आपको दिखाई दे रहा है ना 25, तो ये इससे बड़ी संख्या है। तो क्या आएगा, ई आएगा आपका -0.25 और फिर आएगा सी बराबर -0.40। समझ में आ गई, यानी कि इनको हमने कैसे लगा दिया, एक घटते क्रम में लगा दिया, ये सबसे बड़ी उसके कम, इससे कम, ठीक है। तो इससे एक श्रेणी टाइप की ना बन गई, देखने का ये श्रेणी सी बन गई। इसी श्रेणी को हम क्या कहेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे, यदि ये इलेक्ट्रोड विभव है तो, ठीक है। तो सिंपली अब आपकी परिभाषा देखो बोर्ड पर बन गई, क्या है कि धातुओं में, यानी कि कोई भी तत्व बोल दीजिए, तत्व में क्या आ जाएंगे, यानी कि धातु आ जाएंगी और आपके अधातु आ जाएंगे, ठीक है, तत्व बोल दीजिए या अर्धशैल कह दीजिए। तो इसलिए मैंने तो ये लिखा है, धातु अथवा अधातु या अर्धशैलों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते या बढ़ते क्रम में रखने से एक श्रेणी बन जाती है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। होगी यार, एक बार और मेरे साथ बोलिएगा, तत्वों अथवा अर्धशैलों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान के अनुसार घटते या बढ़ते क्रम में रख दें तो उससे एक श्रेणी बन जाती है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं, और टीचर तुम्हें एक परिभाषा देंगे, मैं तुम्हें 20 परिभाषा दे दूंगा, देखिएगा। एक किसी किताब में लिखे रहेंगे कि तत्वों अथवा अर्धशैलों, किसी में लिखी रहती है यहाँ पर धात्विक तत्वों अथवा अधात्विक तत्वों, कहीं पर लिखी है धातु और अधातु, ठीक है। तो कुल मिला के बात समझ जाना कि ये तत्वों का मतलब धातु अधातु नहीं में आते, धातु अर्धशैल का मतलब हमने पहले ही बताया था, अभी एक बार फिर से बताऊंगा मैं, ठीक है। तत्वों अथवा अर्धशैलों को मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान के अनुसार घटते
बढ़ते या घटते क्रम में लिखने से एक श्रेणी बनती है, प्राप्त होती है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा कोई धातु को इस तरीके से कहता है, धातु अथवा अधातुओं को उनके E0 का मतलब क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या? मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में लिखने से, सीधा इसमें क्रम बताया नहीं, प्लस या माइनस, ठीक है। क्रम में लिखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। समझ में आ गई। एक और परिभाषा लो, देखो ऐसा होता है कि एक्चुअली में जब मानक अपचयन विभव के अनुसार रखेंगे तो मानक अपचयन का विभव का मान तो बढ़ता जाता है, ये मानक अपचयन का मान जो बढ़ता जाएगा, और ऑक्सीकरण का मान कैसा होता जाएगा, घटता जाएगा। ये ऑक्सीकरण विभव का मान घटता जाता है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के अनुसार बढ़ते क्रम में रखने से एक श्रेणी बनती है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस तरीके से बोल दीजिए। या ऐसे भी कह सकते हो कि तत्वों को उनके मानक ऑक्सीकरण विभव के अनुसार घटते क्रम में रखने से जो श्रेणी बनती है उसे जो हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो कितनी परिभाषा हो गई आपके पास में? बहुत सारी परिभाषाएं होगी, इनमें से कोई भी एक लिख लेना, ठीक है। तो देखिएगा तो आगे और क्या। तो आपने जब डैनियल सेल पढ़ा था तो उसमें दो अभिक्रियाएं पढ़ी थी, एक लेफ्ट इलेक्ट्रोड पर, एक राइट इलेक्ट्रोड पर। तो जो लेफ्ट में जो क्या था, यानी कि जो Zn था वो किस में बदला था, यानी Zn यहाँ पे सॉलिड था तो वो आयनित रूप में आ गया था, ठीक है। किसका? AQ बन गया था। AQ का मतलब आयनित, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए थे। तो इसका क्या हुआ था, यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ था। क्या हुआ था? ऑक्सीकरण। और एक Cu के पास में जब ये इलेक्ट्रॉन पहुंचे थे और ये जुड़ के इसने क्या बना लिया था, यानी कि Cu2 पॉजिटिव आयन बना लिए थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे आपका अपचयन हुआ था। तो ठीक है, जब ये ऑक्सीकरण हुआ था तो ये यहाँ पे किसका कार्य कर रहा था, एनोड का कार्य कर रहा था, यानी कि नेगेटिव का। और यहाँ पे अपचयन हुआ था तो ये किसका कार्य कर रहा था, कैथोड का, यानी कि पॉजिटिव का कार्य कर रहा था। तो ये जो है यही अर्धशैल है, यही सुनी को हमने क्या कहा था, अर्धशैल कहा था, यानी कि जो आपकी अवद्र अभिक्रिया जो होती है। समझ में आई बात? नहीं आई? यही आपके अर्धशैल कहलाते हैं। यानी एक सेल में दो अभिक्रियाएं होती हैं, एक ऑक्सीकरण, एक अपचयन। तो ऑक्सीकरण की क्रिया को अर्धशैल कहते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण अर्धशैल कहते हैं, इसको अपचयन अर्धशैल कहते हैं, इन्हीं अभिक्रियाओं को। इनका कुछ ना कुछ अपने आप में क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, ठीक है। जो अपचयन होता है उसका मान पॉजिटिव में होता है, और जो नेगेटिव में होता है वो नेगेटिव में होता है, यानी कि एनोड का नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या चीज पता चल रही है, इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसका क्या उपयोग है, यानी कि ऐसे अर्धशैलों को भी हम उनके घटते या बढ़ते क्रम में लगते चले जाएंगे, तो उनके इलेक्ट्रोड विभव के घटते बढ़ते क्रम में रख दें तो उससे जो श्रेणी बनेगी उसको हम रासायनिक श्रेणी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अकेली धातु यानी इस तरीके से बनती हैं वो अर्धशैल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुणों पर या उनके लक्षण। तो इनके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या इनके लक्षण हैं, तो उनको समझते हैं। देखिए ये बहुत सारे मैंने लिख दिए हैं, इनको समझो, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में पहले समझ लो। देखिएगा सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि जिसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव, E0 का मतलब क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव यदि धनात्मक आता है किसी धातु अथवा धातु, अधातु या किसी भी अर्धशैल का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान यदि धनात्मक आता है तो वो कैथोड की तरह व्यवहार करेगा या कैथोड का कार्य करता है, और यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक आता है तो वो एनोड का कार्य करता है। दो हो गए। अब दो ये हैं, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक होता है तो वह इलेक्ट्रोड अपचयन, यानी वहां पर अपचयन होता है, और यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक मिलेगा तो वहां पर ऑक्सीकरण होता है। क्लियर होगी बात? अब बात कर लें धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागेगी वो उतनी ही अधिक क्रियाशील होगी, जितने कम इलेक्ट्रॉन त्यागेगी वो उतनी ही कम क्रियाशील होगी। क्लियर? अब ये हाइड्रोजन का जो मानक अपचयन विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव, या यूं कहिएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये है ऊपर से नीचे जाने पर, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, आपको दिखाई दे रही होगी श्रेणी। तो इसमें जैसे 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 आप नीचे जाओगे तो ऑक्सीकरण बढ़ता है, या ऑक्सीकरण की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाने पर
अपचयित होने की प्रवृत्ति यानी तत्वों की अर्थात अर्धशैलों की अपचयित होने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। ठीक है, एक और लास्ट है कि अपचयन विभव का मान जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी उतनी ही अधिक होगी। अपचयन विभव का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। ठीक है, ये हो गए। अब इसके थोड़े से अनुप्रयोग समझते हैं। बहुत सारे अनुप्रयोग हैं और किस तरीके से कार्य करता है, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, इससे काफी सारे क्वेश्चन का अब आ जाते हैं हम आपके विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग पर। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, तो अब हम अनुप्रयोग करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला हमने क्वेश्चन ये बताया था कि जो निकिल है यानी कि निकिल के पात्र में हम HCl को क्यों नहीं रख सकते हैं, तो उसका कारण ये है कि देखो मैंने एक विद्युत रासायनिक श्रेणी इस टाइप से बना दी है। इसका मतलब थोड़ा सा बनाया है, इससे ही समझ जाओगे तुम। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मैंने डेस्क करके बना दिया, यानी कि जो इंपोर्टेंट तत्व लिए हैं। ठीक है, ऐसा समझिएगा कि जो HCl है यानी कि H के साथ में क्लोरीन मिला, यानी यहाँ पर आई बात, और निकिल की बात यहाँ पर आई ऊपर। तो मतलब क्या है कि इसमें निकिल की जो अपचायक क्षमता है वो HCl से अधिक है। तो इसका मतलब ये है कि ये HCl जो इसकी अपचयन क्षमता अधिक है, तो मतलब हाइड्रोजन को अपचयित कर देती है। हाइड्रोजन को अपचयित करने का क्षमता अधिक है, इसका मतलब वो उल्टा मत समझ लेना। जैसे पहले इसको समझो, जैसे आप ये समझिए जो कॉपर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और जिंक कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो जिंक की जो अपचयक क्षमता है वो कॉपर से अधिक है। तो कॉपर से अधिक है जिंक की अपचयक क्षमता, तभी तो ये उसमें कॉपर में जाके घुल जाते। जिसकी अपचयक क्षमता अधिक होगी वो जल्दी पिघल जाएगी, नहीं जल्दी खराब हो जाएगी दूसरे विलयन में। ठीक है, तो इसीलिए जब कॉपर के विलयन में यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में हम जिंक की छड़ डालते हैं तो जिंक क्या करने लगती है, यानी घुलने लगती है, घुल जाती है, और घुलने के बाद में नष्ट हो जाएगी और क्या Zn पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। तो इसका कारण ये है कि जो Zn का जो अपचायक विभव है वो माइनस में है और Cu का जो अपचायक विभव है वो पॉजिटिव है। तो इसका विभव जितना, मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है दूसरे तत्व से। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब हम कॉपर के विलयन में इसको जिंक को तो रख सकते हैं, लेकिन ना तो जिंक के बने पात्र में हम कॉपर का विलयन रख सकते हैं और ना ही कॉपर के विलयन में जिंक रख सकते हैं। तो यदि ये रखेंगे तो ये घुल जाएगी। तो कुल मिलाकर ओवरऑल ये समझे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर वाला जो तत्व होता है वो नीचे वाले तत्व को, यानी कि नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। अर्थात ये कि यानी कि जो Ca है, Ca को हम Zn में रखेंगे तो ये घुल जाएगा। ठीक है, कॉपर के विलयन में हम Zn डालेंगे तो Zn घुल जाएगी, निकिल डालेंगे निकिल भी घुल जाएगी, Ca डालेंगे वो भी घुल जाएगी, यानी गल जाएगी। ठीक है, तो मतलब क्या है, कौन ज्यादा पावरफुल है, नीचे वाला तत्व अपने ऊपर वाले तत्व से ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। मतलब ये, और उल्टा करो कि ये ऊपर स्थित तत्व इस श्रेणी में अपने से ऊपर स्थित तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। इसी कारण निकिल है जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है और अपने आप में घुल जाती है, बेकार हो जाती है। तो मतलब निकिल का कोई बर्तन है, इसमें HCl का विलयन रखेंगे तो निकिल का जो बर्तन ही खराब हो जाएगा, यानी बर्तन ही डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, गल जाएगा, क्षरण हो जाएगा उसका। समझ में आ गई बात। तो ये सभी आंसर कौन दे रहा है, ये दे रहा है। तो इससे ही पता चल जाएगी आपका। ठीक है, कौन को विस्थापित कर देगा। तो देखिएगा, कॉपर हाइड्रोजन, यानी कि देखिएगा आप ऊपर वाला नीचे वाले को विस्थापित कर सकता है। Ca निकिल को, Zn को विस्थापित कर देगा, Zn निकिल को विस्थापित कर देगा, Zn कॉपर को विस्थापित कर देगा, Zn Fe को विस्थापित कर देगा। समझ में आ गई बात। हाइड्रोजन जल बनाएंगे तो जल है का यानी कि कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो इसीलिए जो लोहे की बनी बाल्टी में हम जल रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसको विस्थापित कर देता है। तो तभी तो उसमें जो लाल जो को बच जाता है ना कॉपर, तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो अपनी आ जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आया बात। अब इसके अनुप्रयोग 2-3 समझ में आ गए, ये इसके अनुप्रयोग होते हैं। तो अभी इनका देखिएगा एक एक करके अनुप्रयोग आपको यहाँ पर करा देता हूँ। देखो मैं अपना बोल दे रहा हूँ, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे अनुप्रयोग। तो देखिएगा, इनको पढ़ लेते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत तत्व, उच्च विद्युत धनात्मक तत्व निम्न विद्युत धनात्मक तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। अभी समझिए, उच्च वाला यानी जो उच्च है वो, यानी कि उच्च विद्युत धनात्मक तत्व यानी कि जिसकी अपचायक क्षमता ज्यादा है वो नीचे वाले को अपचयित कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी कारण देखिएगा, जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देती है। तो क्यों कर देती है, क्योंकि जो इसका जो जिंक है वो उच्च विद्युत धनात्मक तत्व होती है। जिंक की जो विद्युत धनात्मकता है वो कॉपर से अधिक होती है, इसलिए ये कॉपर को विस्थापित कर देती है। अर्थात जो विस्थापित करेगा वो जल्दी घुल जाता है, तो Zn घुल जाता है। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे
कि स्थिर धातुओं के ऑक्साइड का हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं, यानी कि जो नीचे वाली जितनी भी धातु हैं वो हाइड्रोजन के ज़्यादा अपचयित हो जाती है। सीधी सीधी बात है, हाइड्रोजन से नीचे जो जो मतलब कोई भी तत्व है अपने से नीचे वाले सभी को क्या कर देता है, अपचयित कर देता है। ठीक है, तो यानी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के द्वारा सभी अपचयित हो जाएंगी, इससे ऊपर वाली अपचयित नहीं होंगी। तो क्या कारण है कि निकेल हाइड्रोजन के द्वारा अपचयित नहीं होता है? तो कहोगे कि उसका जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव 0 होता है और निकेल का मानक इलेक्ट्रॉन विभव माइनस में होता है, इसलिए हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाता है निकेल को। ठीक है, आगे देखिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने नीचे स्थित धातु से अधिक क्रियाशील होती है। ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु से अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, आगे देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं के धन विद्युतीय लक्षण का जो क्रम है वो घटता है। धन विद्युतीय लक्षण यानी ये अधिक ज्यादा धन विद्युतीय है, इससे नीचे कम 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 और ये कॉपर कम है। ठीक है, तो जिसकी धन विद्युतीय लक्षण ज्यादा होगा वो, और जिसकी कम होगी तो कम वाले को जल्दी विस्थापित कर देता है। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता घटती है क्योंकि मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता है। तो ये इसके अनुप्रयोग हो जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, उनके सारे अभी नोट्स में इस चैप्टर के जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी थी, तो टेस्ट सीरीज जो हमने कल जो टेस्ट दिया था उसको जाकर टेस्ट दीजिए। उसका अभी आपके पास समय है, 10 बजे आपका रिजल्ट आएगा, तो उससे पहले आप अभी कर सकते हो। ठीक है, जय।